हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सबसे पहले डिस्कवर किया था जे.एल. थिनार्ड ने 1818 के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पहला मेथड है बाय सोडियम पेरोक्साइड। आपको पता है सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2 होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक बात ध्यान रखना है, आपको ये जो मिक्सचर लेना है वो आइस कोल्ड लेना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका जो H2O2 होता है वो अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइस कोल्ड लेंगे हम जो मिक्सचर है, और आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 20% लेंगे, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम। तो इसकी मैं हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड की अगर सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा, H2O2 मिलेंगे तो H2O2 बन जाएगा, और आपका Na2 और SO4 मिलकर सोडियम सल्फेट बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यह रिएक्शन कहाँ हो रही है, वाटर के अंदर हो रही है। तो आपका जो सोडियम सल्फेट है वो Na2SO4 10H2O यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के रूप में प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम फिल्टर करके क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, H2O2 मिलेगा। तो ये जो H2O2 मिला है हमें, ये 30% सोल्यूशन होता है इसका वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो कुछ अमाउंट में क्या होता है, इसमें जो सोडियम सल्फेट है वो सोल्यूबल फॉर्म में रह जाता है, बट वो रिएक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करता, तो इसलिए हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय बेरियम पेरोक्साइड। यह लेबोरेटरी मेथड है, बेरियम पर ऑक्साइड लेबोरेटरी में इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसके भी मैं 3 अलग अलग मेथड कराऊंगा। तो पहला मेथड है आपका बाय H2SO4, यानी अगर मैं बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी आइस कोल्ड मिक्सर में ही होगी, ये 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, सेम वही ही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाता हूं तो आपका बनेगा H2O2, और बेरियम सल्फेट के रूप में यह सॉलिड फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। बट एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बेरियम जो यहां पेरोक्साइड लिया है वो अनहाइड्रेटेड नहीं लेना। वो क्या लेना है, हमें हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड लेना है। यानी हमें क्या करना होगा, इसके साथ 8 वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहते हैं। ये क्या आपका हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। इसकी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की तो H2O2 बना, बेरियम सल्फेट बना, प्लस 8 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, ये वाले समझ आ गया होगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा जी हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड क्यों लिया। अगर मैं यहाँ पे एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड ले लेता तो यह जो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड हुआ है वो उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता। किसके इर्द गिर्द, जो अनरिएक्टेड बेरियम पेरोक्साइड है, जिसने अभी तक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं की है। यानी जो आपका अनरिएक्टेड बेरियम पेरोक्साइड है उसके इर्द गिर्द क्या करता, बेरियम सल्फेट एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता, जो फर्दर इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होने देता। कब, जब मैं एनहाइड्रेटेड लेता। बट अब मैंने हाइड्रेटेड लिया है तो ये आसानी से इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। बट इसकी लिमिटेशन है भी। इस प्रोसेस में क्या होता है, बेरियम लार्ज अमाउंट में बच जाता है, बेरियम आयन बच जाता है, जो क्या करता है, H2O2 को डिकम्पोज कर देता है। और यह बेरियम आयन किस फॉर्म में रहता है, यह बेरियम आयन बेरियम पर सल्फेट की फॉर्म में रहता है। तो यह बेरियम पर सल्फेट क्या करेगा, H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। तो इसलिए, और दूसरा एक इसकी ड्रॉबैक ये भी है कि जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है यह भी क्या करता है, H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय यहां पे ए हेडिंग डाल लो। अब सेकंड है बी। हम सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं बेरियम पेरोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से। यह बेरियम पेरोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है, इससे मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी। तो इसमें क्या बनेगा, बेरियम कार्बोनेट बनेगा जो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, और प्लस क्या बनेगा आपका, H2O2। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेटेड हो गया तो इसको फिल्टर करेंगे, रिमूव कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, H2O2 मिल जाएगा। दूसरा ये है, थर्ड मेथड है, ये क्या होगा, बाय CO2। और तीसरा कौन सा मेथड होगा, बाय फॉस्फोरिक एसिड। यानी मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय फॉस्फोरिक एसिड यूज कर लूं
तो क्या होगा, आपका जो बेरियम पेरोक्साइड है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, बेरियम फॉस्फेट बनेगा। इस पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 आ जाएगा, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये बन जाएगा, बेरियम फॉस्फेट बना है, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, सेटल डाउन होगा, प्लस H2O2 बनेगा। तो इस तरह से इसको फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे और हमें H2O2 मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जब हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो अदर मेटल आयन है वो भी फॉस्फेट के रूप में क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। नोट करो। अब कॉमर्शियली हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाते हैं। पहला मेथड है कॉमर्शियली या इंडस्ट्रियल लेवल में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाएंगे। तो पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड। इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्लेटिनम का तो एनोड लेंगे और ग्रेफाइट का कैथोड लेंगे, ठीक है। तो एट हाई करंट डेंसिटी, करंट जो डेंसिटी है वो हाई रखेंगे, होगा क्या भाई, आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस HSO4 माइनस में कन्वर्ट होगा, आयोनाइजेशन होगा इसका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो कैथोड पे क्या जाएंगे, कैटाइन जाएंगे। कैटाइन क्या है, H प्लस है। आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा और 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस की फॉर्म में निकल जाएंगे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे एनायन जाएंगे, HSO4 नेगेटिव है, यह एनोड पे जाएगा और इसके भी मैं 2 मोल ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा, ये H2O8 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या है आपका पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यह ऑक्सी साल्ट के बारे में मैंने बता रखा है अभी आपको, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सी एसिड्स हैं, इनके बारे में मैंने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो। तो क्या बनेगा, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, एनोड से जो पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बना है उसको कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट कर लिया। अब मैं उसका क्या करूंगा, वाटर के साथ डिस्टिलेशन करवा दूंगा। तो होगा क्या, H2O8 है, वाटर के साथ डिस्टिलेशन जब करवाएंगे तो यहां से बनेगा पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यह क्या है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है H2SO5, ये वाटर के साथ दोबारा रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा प्लस H2O2 बनेगा, ठीक है। इसको हम रिकवर कर लेंगे, इसको हम H2O2 को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा आपका जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना है वो क्या होगा, रिकवर हो गया है और उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और होता है, इस मेथड की बजाय हम क्या करेंगे, एक इक्वामोलर मिक्सचर ले लेंगे। किसका मिक्सचर लेंगे भी, अमोनियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस ही करनी है हमें। क्या बनेगा, इससे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। इसकी अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो अब यह अमोनियम जो हाइड्रोजन सल्फेट बना है यह डिकम्पोज होगा H प्लस में अमोनियम सल्फेट आयन में, ठीक है। अब क्या होगा, कैथोड पे कैटाइन जाएंगे, तो H प्लस कैथोड पे जाएगा, इसका रिडक्शन होगा और H2 गैस फॉर्म में निकल जाएगा। जो अमोनियम सल्फेट बना है, ये क्या है, अमोनियम सल्फेट आयन है, इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाते हैं ना, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो NH4 होल ट्वाइस H2O8 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो अब इसका भी, इसे भी एनोड से हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद में इसका क्या करेंगे, वाटर के साथ डिस्टिलेशन करेंगे और डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सेम वही रिएक्शन हो रही है, अमोनियम H2O8 है, वाटर के साथ हमने रिएक्शन की तो यहाँ बनेगा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट
प्लस H2O2। ठीक है, तो इस तरह से हमें H2O2 मिल जाएगी। अब क्या होता है, इस मेथड से हम D2O2 भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, सेम यही रखेंगे। क्या रखेंगे, अमोनियम H2O8। ठीक है, यहां पे D2O ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम D, यहां H आया था ना, H की जगह D आ जाएगा, SO4, और यहां से क्या बन जाएगा, D2O2। ठीक है, अब अमोनियम की बजाय आजकल क्या यूज करते हैं, यहां पर K2 यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, K2H2O8, और यहां पर क्या आ जाएगा, KDSO4। तो इस तरह से D2O2 बन जाएगा, नोट करो। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का, कि बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं मैं। यह आपका है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। इसकी मैं क्या करूं, इसके 10% सॉल्यूशन से, 10% सॉल्यूशन किस में है अभी, बेंजीन प्लस ईथर। ठीक है, तो मैंने बेंजीन ईथर में इसका 10% सॉल्यूशन बना रखा है। उसमें से मैं एयर पास करूंगा। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड O आएगा, और यहां पे है C2H5। इसे कहते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। ठीक है, और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, H2O2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें H2O2 मिलेगा यहां पर, जिसको हम रिकवर कर लेंगे। अब क्या होगा, इस H2O2 को निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कर दूंगा प्लेडियम की प्रेजेंस में, यानी इसका प्लेडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दूंगा। रिडक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, जो आपका 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन में। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन, फिर मैं दोबारा क्या करूंगा, इसका ऑक्सीडेशन करवा दूंगा, H2O2 मिलेगा, जिसको मैं निकाल लूंगा, फिर मैं इसका रिडक्शन करवाऊंगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें सिर्फ यूज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मतलब ये सबसे सस्ता मेथड है, इससे आसानी से हम लार्ज अमाउंट में H2O2 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो हमने अब तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के मेथड पढ़े हैं, उनमें हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलता है। तो उसको हम कंसंट्रेटेड कैसे करेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है, कंसंट्रेटेड कैसे करेंगे, तो मेथड ऑफ कंसंट्रेशन कर रहे हैं हम। तो अगर मैं सीधा हीट देके उसको कंसंट्रेटेड करना चाहूं, यानी मैं वाटर को वेपोराइज करना चाहूं, उसे उड़ाना चाहूं, तो क्या होगा, यह अनस्टेबल होता है और डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, ये वाटर प्लस ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, यहाँ पे पेरोक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है, यहाँ पे क्या हो गया -2, और यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, -1 से 0 आ गया तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और -1 से -2 हो गया तो ये रिडक्शन हुई। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी ये थोड़ा सा हीट देने पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इसका डिकम्पोजिशन हो, तो हम कंसंट्रेटेड कैसे करेंगे इसको। तो पहला मेथड है बाय वाटर बाथ। मैं क्या करूंगा, एक लार्ज पेन ले लूंगा, कोई लार्ज वेसल है उसमें ले लिया, ऊपर से खुला है, ओपन है, उसमें मैंने H2O2 का जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो डाल दूंगा। तो वह वाटर बाथ पे उसको गर्म करूंगा, बहुत ज़्यादा हीट नहीं देंगे, ज़्यादा हीट देंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो मैं हीट दूंगा थोड़ा, मतलब वाटर बाथ पे गर्म करूंगा। वाटर बाथ पे क्या होता है, पहले हम वाटर को गर्म करते हैं, वाटर से क्या होता है, स्टीम निकलती है, वो इसको गर्म करेगा, इनडायरेक्ट हीटिंग दे रहे हैं। ठीक है, जिससे इसमें से क्या होगा, वाटर है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमें 50% H2O2 नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद अगर मैं और गर्म करता हूं इसको तो यह डिकम्पोज हो जाएगा। अब क्या करूंगा, जो मुझे 50% H2O2 मिल गया उसका मैं फर्दर कंसंट्रेशन करूंगा बाय वैक्यूम डिहाइड्रेशन के द्वारा। इसमें मैं क्या करूंगा, मान लो ये आपका यहां पे कोई वेसल है जिसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। ठीक है, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, आपका जो 50% H2O2 है वो डाल दिया है। ठीक है, अब इसको मैंने कहां रख दिया, वैक्यूम पंप में। यहां पे मैं वैक्यूम अप्लाई करूंगा। वैक्यूम अप्लाई करने का मतलब क्या है कि यहां से जो पहले से एयर वगैरह प्रेजेंट है उसको रिमूव कर देंगे, जिससे क्या होगा, यहां से जो वाटर वेपर है, यानी वाटर है वो वेपर की फॉर्म में उड़ेगा,
जिसको सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक जारी रखेंगे, जब तक कि आपका 90% H2O2 नहीं मिल जाता। ठीक है, हमने वैक्यूम अप्लाई की है, ऊपर से अगर वैक्यूम के कारण जो गैसेस वगैरह प्रेजेंट थी वो रिमूव हो गई, तो इसका वाटर है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उसको H2SO4 ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये कहाँ होता है, डेसिकेटर में। इसे क्या कहते हैं, डेसिकेटर। ठीक है, अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा, बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे, वैक्यूम अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। वैक्यूम अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ऊपर से हमने गैसेस वगैरह रिमूव कर दी, जिससे वो कम टेम्परेचर पे ही वाटर क्या है, वेपर में कन्वर्ट होगा, जिससे वाटर क्या होगा, रिमूव हो गया। तो इससे हमें क्या होगा, 99% H2O2 मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या की, अंडर रिड्यूस प्रेशर। यहां पर जो रिड्यूस प्रेशर पे क्या होता है, 303 से 313 केल्विन के लगभग आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है। ठीक है, यानी नॉर्मली तो क्या होता है 373 केल्विन पे बॉइल होता है ना, बट हमने वैक्यूम अप्लाई कर दी, यानी प्रेशर रिड्यूस कर दिया है, तो वो कम टेम्परेचर पे ही बॉइल हो जाएगा, जिससे वाटर है वो वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा और आपका 99% H2O2 मिल गया है। अब मैं फर्दर इसका क्या करूंगा, इसमें जो वाटर ट्रेसेस में प्रेजेंट है, यानी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको रिमूव कैसे करूंगा, बाय फ्रीजिंग, या आप ये लिख सकते हो रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर। कैसे करूंगा मैं, आपका जो 99% H2O2 है उसको मैं फ्रीजिंग करूंगा। फ्रीजिंग करूंगा किसके साथ, ड्राई CO2, ड्राई आइस नाम सुना होगा आपने, किसके साथ करूंगा, ड्राई आइस प्लस ईथर के मिक्सर के साथ इसकी क्या कर दूंगा, मैं फ्रीजिंग कर दूंगा। यहां आइस कर लो भी, ड्राई आइस, इसकी मैं फ्रीजिंग करूंगा। फ्रीजिंग करूंगा तो आपका जो H2O2 है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O2 के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। इन क्रिस्टल को मैं क्या करूंगा, कलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद में फर्दर मैं इसकी क्या करूंगा, ड्राइंग कर दूंगा, और ड्राइंग करके मैं फिर इसको क्या करूंगा, मेल्ट कर दूंगा। तो इस तरह से हमें क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2O2 मिल जाएगा। नोट करो, ये आपको इधर वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं। अब दिखाई दे रहा होगा, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो स्टोर कहां करेंगे, ग्लास बोतल में इसको स्टोर नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास बोतल का जो रफ सरफेस है वो इसकी डिकम्पोजिशन करवा देगा। दूसरा, ग्लास बोतल में आपको पता है एल्कली ऑक्साइड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन करवा देते हैं। दूसरा, सनलाइट की प्रेजेंस में भी ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो कलर्ड बोतल यूज करेंगे, कलर्ड पैराफिन वैक्स कोटेड, ये याद रखना है आपको, पैराफिन वैक्स कोटेड प्लास्टिक और टेफ्लॉन बोतल यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, कलर्ड बोतल लेंगे प्लास्टिक की, उस पर क्या होगा, पैराफिन वैक्स कोटेड होगी, एक लेयर बना रखी है हमने पैराफिन वैक्स की, जो इसको डिकम्पोज नहीं होने देगी। इसके अलावा और ध्यान रखना है, अगर इसके साथ डस्ट चली गई थोड़ी बहुत अमाउंट में, तो भी इसको क्या करेगी, H2O2 को डिकम्पोज कर देगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे एल्कली मेटल जो मेटल आयन है जैसे Fe+2 है, वो भी इसको आसानी से डिकम्पोज कर देगा। इसके अलावा आपका जो मेटल पाउडर है जैसे कोबाल्ट है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, प्लेटिनम है, वो भी इसको क्या करता है, आसानी से डिकम्पोज कर सकता है। तो इसको स्टोर करने वक्त हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसके अलावा हमें क्या करते हैं, इसमें कुछ स्टेबलाइजर ऐड कर देते हैं, नाम ही बता रहा है, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, या फिर हम ये कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर देंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन रेट को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या हो सकते हैं, आपके यूरिया हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यूरिया यूज किया जाता है, जो क्या करता है, इसकी जो लाइफ पीरियड होता है उसको इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं।
अब एक बात ध्यान रखना कि H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर के कंपेयर में इसमें ज़्यादा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके कारण ये क्या होता है, थिक सिरपी लिक्विड होता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पेल ब्लू, यानी हल्का नीले रंग का होता है ये। दूसरा, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होगी, यानी हम ये कहेंगे ये क्या होता है, हाईली डेंस होता है। मैं ये लिख देता हूँ, डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी वाटर से। ये हाईली विस्कस भी होगा, आप पूरा लिख लेना, हाईली विस्कस और हाईली डेंस होता है ये। दूसरा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 272.4 केल्विन। यह किस फॉर्म में मिलता है आपका, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में, H2O2 H2O की फॉर्म में, ठीक है, H2O2 H2O की फॉर्म में आपको मिलेगा ये। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है 423.2 केल्विन के लगभग। इसके अलावा इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो वाटर से कम होती है। यानी वाटर के जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, आप पूरा लिख लेना अभी, इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी H2O2 के, वो वाटर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से कम होगी, ठीक है। यानी इसका जो आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करने की इसकी टेंडेंसी है H2O2 की, वो वाटर से कम होगी, ठीक है। तो ये नोट करो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम में। पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। आप पूरा लिख लेना, मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, जैसे आपका फेरस आयन है, उसको मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया और उसमें मैंने H2O2 डाला, तो ये क्या हो जाएगा, फेरिक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा फेरस का और यहाँ से वाटर निकलेगा। दूसरा है कि मैं बात करूँगा ऑक्सीडेशन एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम की बात करें तो जैसे हमने ले लिया कि फेरस ही लिया मैंने और अब की बार H2O2 डाला इसमें, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज होगा फेरिक में और यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस है मतलब मीडियम क्या हो गया आपका, बेसिक हो गया। इसी तरह से अब मैं बात कर रहा हूँ रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। जैसे आपने KMnO4 का नाम सुना होगा, परमैग्नेट आयन जिसका कलर पिंक या पर्पल होता है, उसको मैंने एसिडिक मीडियम लिया और उसमें मैंने H2O2 डाल दिया, तो होगा क्या, यह Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा, प्लस वाटर बनेगा और प्लस ऑक्सीजन निकलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जहां भी रिड्यूसिंग एक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। दूसरा है रिड्यूसिंग एक्शन, ये तो एसिडिक मीडियम में था, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। जैसे आयोडीन है, बेसिक मीडियम लिया और उसमें मैंने H2O2 पास की, तो आयोडाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा और मैंने बताया कि ऑक्सीजन निकलेगी ही निकलेगी, तो इसलिए इसने क्या किया, आयोडीन का रिडक्शन करवा दिया आयोडाइड आयन में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका जो H2O2 होता है, ये हीट देने पे आपको पता है डिकम्पोज होगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, तो इसके ब्लीचिंग एक्शन भी होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन। तो अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करेगी और उसका क्या करवा देगी, ऑक्सीडेशन करवा देगी। ये क्या आपका कलर्ड मैटर है, उसको ऑक्सीजन क्या करवा रही है, जो H2O2 से आ रही है ऑक्सीडाइज करवा रही है, जिससे वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हो गया, ये ब्लीचिंग एक्शन हो गया। इसके अलावा यह एडिशन रिएक्शन भी शो करता है। एडिशन रिएक्शन कैसे करेगा शो, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, वो H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर ग्लाइकोल बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी, नोट करो। अब लास्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने पहले से ही ड्रा कर रखी है, अभी ओपन बुक लाइक की इसकी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें देखो ये गैस फेज है और ये आपका सॉलिड फेज है। एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, वो लिखा है मैंने। गैस फेज में जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो इंपॉर्टेंट है, अभी 111.5 डिग्री होता है। और सॉलिड फेज में जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो होता है 90.2 डिग्री, ठीक है। बाकी डेटा आप एनसीईआरटी से चेक कर लेना। दूसरा देखो भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो पोलर होगा, ये भी पोलर बॉन्ड है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो सेम रहेगा यहाँ पे। तो
क्योंकि ये पोलर है तो इसके जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, ये बात याद रखना। इसकी जो H2O2 की डाइपोल मोमेंट होती है वो 2.1 डिवाई के लगभग होती है, और वाटर की आपको पता है कितनी होती है, 1.84 डिवाई। तो वाटर इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से H2O2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।